जो हमारे ज्यादातर क्रिमिनल्स हैं या फिर हमारे ज्यादातर पॉलिटिशियंस हैं वो इस सेक्शन का सहारा लेकर बच जाते हैं इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। वो कहते हैं हम कुछ भी कर रहे थे, हम इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज कर रहे थे। क्या करप्शन करना इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज है? नो सर। नो सर। नहीं है। क्या फिर अपना दंगा करवाना या किसी का पुलिस के इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज है कि वो किसी को भी गोली मार दे? नो सर। नो नहीं है। सर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे हैं कुछ ऑफेंसेस जिनके लिए आपको, अगर मान लो आप किसके एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो किसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट की हो तो स्टेट गवर्नमेंट की। तो अगर आप कोई यूनियन, आप किसी आर्म्ड यूनियन में हो तो आपको किसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी? सेंटर की है वो अगर, तो सेंटर की। सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, स्टेट की है तो स्टेट की। तो ये सेक्शन ना हमेशा फायदा दे देता है उन करप्ट पॉलिटिशियंस को। अब जैसे कि कई बार कई केसेस में हेल्ड हुआ है कि वो कर रहे थे, वो उन्होंने कुछ भी करा, दैट वाज इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। इसके ऊपर मैं तुमको रीसेंट जजमेंट बताऊंगा 2019 की, पर वो एंड में बताऊंगा। अब सबको अपना दिमाग लगाना है और वो बताना है मेरे को कि क्या ये डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी है या नहीं है। माइंड से बताना, ठीक है। ऑल्दो इसमें कई डिसीजंस, बाद में मैं ये कहूंगा कि इसमें कई डिसीजन ऐसे भी है जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं अपने आप में, पर तुम्हें मैं सिचुएशंस दे रहा हूं, तुम अगर इसको कुछ आंसर कर पा रहे हो दिमाग से तो तुम सही बोल रहे हो। पहली सिचुएशन देख लो। एक पब्लिक सर्वेंट है जिसने की गवर्नमेंट की मनी अपने आप के रिटेन कर ली है और उसने कैश बुक में नहीं लिखा। अगर मान लो उसको 1 लाख रुपीस मिले थे, he has not entered in the cash book, और क्या कर लिया है? अपने आप के ऊपर रख ली है। तो बताओ क्या इस पे ब्राइबरी का केस लगेगा? क्या ये इन डिस्चार्ज ऑफिशियल ड्यूटी है? नो सर। नो सर। इसको पकड़ ले या फिर इसको मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन ले इसको केस चलाने से पहले, या सीधा टांग दे? बोलो काजल, रितु, कंसेंट की जरूरत नहीं है। नो कंसेंट। अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट जज था, डिस्ट्रिक्ट जज, उसको मैजिस्ट्रेट ने क्या लिखा? एक लेटर लिखा, और उस लेटर में मैजिस्ट्रेट ने कहा कि वो एडवोकेट जो है, एडवोकेट वॉज राउडी एंड अ बिग गैम्बलर। ही वॉज राउडी एंड बिग गैम्बलर। क्या होएगा आंसर? क्या ये इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज है? बोलो यस, नो। सर रिपीट। डिस्ट्रिक्ट जज को मैजिस्ट्रेट ने एक लेटर लिखा और कहा कि दैट एडवोकेट इज अ राउडी एंड अ बिग गैम्बलर। तो क्या ये इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी है या नहीं है, या सीधा इस पे केस चलाएं मैजिस्ट्रेट के ऊपर? अच्छा, मैजिस्ट्रेट। सर ये लेटर में लिखा तो ये ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में तो नहीं किया। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये आंसर किसने दिया? काजल नायक। वेरी गुड काजल। ये इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज उसने कोई अपनी ड्यूटी में तो ये बात बोली नहीं डिस्ट्रिक्ट जज को, उसने राउडी बोल दिया, जैसे बिग गैम्बलर बोल दिया। तो ये इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि एक ना पुलिस ऑफिशियल्स हैं, 4 पुलिस ऑफिशियल्स जो कि गए एक हाउस के अंदर, रेड लगा दिया और उनको बिना किसी वारंट के गए, विदाउट वारंट गए, और उन्होंने अब्यूज करा और असॉल्ट करा वाइफ को।
मतलब उन्होंने वहां पर एक लड़की के साथ या महिला के साथ क्या करा है, छेड़छाड़ करी है, असॉल्ट एंड अब्यूज करा है उसे। पुलिस ऑफिशियल ने इसे डिनाई करा कि हमने ऐसा नहीं करा, और उन्होंने कहा कि उन्होंने रेड तभी करी है जब उनको एक वारंट मिला। ये डीजीएस का क्वेश्चन है, वारंट उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिया था तब जाके वो गए हैं, वो ऐसा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने किसी लड़की को छेड़ा है, महिला को छेड़ा है, विदाउट द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और अगर पुलिस वाले हैं तो मैं स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन क्यों ले रहा हूँ, एक बात बताओ सारे। सब पुलिस स्टेट लिस्ट सर, के अंदर सर। आती है इसलिए। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड मितांश, पुलिस स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, वेरी गुड। ये डीजीएस में प्री में आया हुआ है, कई बार आता है प्री में, वेरी गुड। तो ये बताओ कि अब जो वो कहता है कि हमने सैंक्शन ली थी, बट लेडी सेज कि इसने मेरे को छेड़ा है। अब ये बताओ कि किसकी हम क्या कोर्ट की परमिशन लें या ना लें? क्या हम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लें या ना लें, या इसको सीधा ही केस चला दें? बताओ। सर ये तो विदाउट परमिशन किया था, कोई वारंट भी नहीं था, तो इसमें परमिशन की क्या जरूरत है? ये लेडी कहती है कि विदाउट वारंट आया है, पर ये कहते हैं कि हमको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने वारंट दिया था। सर केस तो बिना परमिशन के चल जाएगा, क्योंकि सर यहाँ उसने छेड़छाड़ भी करी है, बदतमीजी करी है विद अ वुमन। देखो, अगर ये ऑन प्राइमा फेसाई, इफ दे आर एबल टू प्रूफ, प्राइमा फेसाई अगर ये एबल टू प्रूफ हैं मैजिस्ट्रेट पुलिस वाले कि हमने कुछ भी ऐसा नहीं करा छेड़छाड़, एंड प्लस हम वारंट लेकर गए थे, अगर वो वारंट दिखा देते हैं कोर्ट में और वो प्रूफ कर देते हैं प्राइमा फेसाई कि हमने ना ही वुमेन को अब्यूज करा ना ही असोल्ट करा, तो हमें जो है कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा, तो 197 में परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो बिना वारंट के घुसे और उन्हें अब्यूज करा है तो कोई वारंट की जरूरत नहीं है 197 में, और सीधा इनको अंदर घुसा दो जेल के। ठीक है। अब एक मॉब है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, ठीक है, और उसने क्या करा, मॉब को शांत करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर ने गोली चला दी, जिसमें कि डेथ होगी एक पर्सन की। क्या ये इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी है? यस सर। ठीक है काजल, और यस सर, ऑफिशियल ड्यूटी के इंचार्ज में ही है। वेरी वेरी गुड ऑल ऑफ यू। इट इज इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि पुलिस ऑफिसर्स ने क्या करा, वो एक सर्च कर रहे थे एक घर को जब वो सर्च कर रहे थे तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सारे के सारे कंडीशंस को सेक्शन 165 क्लॉज 1 की कंप्लाई नहीं करा। उसमें क्या होता है कि अपना आप किसी के घर में घुस रहे हो तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर आपको एक सर्च मेमो होना चाहिए, आपके पास वारंट होना चाहिए, सर्च वारंट। तो उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, पर उन्होंने कहा कि हमको घर में घुसना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो अब ये बताओ कि क्या ये जो घर में घुसे हैं, जो कि इन्होंने सेक्शन 165 क्लॉज 1 को कंप्लाई नहीं करा, तो क्या ये वैलिड है? ना ही सर्च वारंट था, ना ही कुछ था, ना ही इन्होंने वहां लेडीज की परमिशन ली, अंदर घुस गए सीधा फटाफट। सर लेडीज को विड्रॉ करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी थी। बहुत ज्यादा जरूरी था, चाहे दी भी हो, बस उन्होंने 165 क्लॉज 1 को कंप्लाई नहीं करा। चाहे दी हो या ना दी हो, या ना भी दी हो, तब भी आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारा? सर जब बहुत ज्यादा जरूरी था तो ऑफिशियल ड्यूटी ही मानी जाएगी वो। हाँ, ये ऑफिशियल ड्यूटी ही है, इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। अब जब बहुत ज्यादा जरूरी है अंदर घुसना, तो तुम बताओ कि वो पहले परमिशन ले या फिर इतने में सब चोर या फिर जो भी हैं टेररिस्ट भाग जाएंगे, कुछ भी ऐसा हो
तो उन्होंने कंप्लाई नहीं करा, ठीक है, अगर वो ऐसा दिखा देते हैं। बट सर इसमें भी प्राइमा फेसिया लगेगा। हाँ वो तो कोर्ट देखेगी ना कि क्यों अंदर घुसे थे। अगर है केस तो ठीक है, आप परमिशन लेके आओ। अगर वो इन डिस्चार्ज ऑफिस, अगर वो किसी घर में घुस रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पुलिस वाले चोरी करने के लिए घुस रहे हैं, उनको भी क्या पता कोई अर्जेंसी हो, कोई टेररिस्ट हो या कुछ भी ऐसा हो। अगर वो ऐसा घुस रहे हैं तो ड्यूटी तो कर रहे हैं वो। अब है कुछ मनी थी जो कि एक बीडीओ को मिली, सम अमाउंट वॉज विद बीडीओ। उसको कहा था कि आप क्या करो, एक आप वॉल कंस्ट्रक्ट करो अपने विलेज में। तो उसने मनी का क्या करा, मिस एप्रोप्रिएट कर दिया, मिस एप्रोप्रिएट कर दिया, और कोई भी वॉल उसने कंस्ट्रक्ट नहीं करी। तो अब ये बताओ क्या ये इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है या नहीं है? सर मिस अप्रोप्रिएट मतलब कि अपने ऊपर खर्च कर लिया या फिर विलेज के किसी और जगह पर लगा दिया। मिस एप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि मैंने तुमको पैसे दिए इस काम के लिए और तुमने कहीं और खर्च कर दिए, मतलब कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर दिया तो खुद रख लिए, कुछ अपने तो सर मतलब कि बेनिफिट के लिए। डायरेक्ट उठा देंगे सर, ये अभी आया था तो इसके पीछे। हाँ कोई और बोलो आंसर। गौरव, काजल, कनिका, रितु, स्वाति। सर नॉट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी में किया है तो उसमें परमिशन की नीड नहीं है। और कोई? तो ये जो है ये भी नॉट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है, इसके लिए भी आपको कोई भी प्रोसिक्यूशन की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट, अब मेरे को केस बताना है, एक केस का नाम लिख लो। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि अगर कोई भी एक्ट है जो कि करा जाता है पब्लिक सर्वेंट से इन डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, चौधरी प्रवीण सुल्ताना वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2009। तो इसमें यह हेल्ड हुआ था कि अगर कोई भी काम है पब्लिक सर्वेंट करता है इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, हम उसको प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला नहीं देंगे, ही विल नॉट बी गिवन प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला, ठीक है, गिवन प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला। और सेक्शन 197 का बेनिफिट नहीं लेगा, इसका सिंपल सा बेनिफिट, बिकॉज सेक्शन 197 का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन 197 का, दिमाग से सोच के बताना सबके सब। 197 का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? सर की प्रोटेक्ट करना जो 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 पुलिस ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, अगर वो अपने अंडर कोर्ट्स जो उनका है, हाँ तो उस चीज को प्रोटेक्शन करते हैं कि अगर मान लो हाँ, उसमें उन्होंने कुछ किया। वेरी गुड, कि उनके खिलाफ कोई वैक्सेशियस कंप्लेंट्स ना हो, फ्रिवलस कंप्लेंट ना हो, फॉल्स प्रोसिक्यूशन, ताकि वो अपना काम आराम से कर सके। इसलिए 197 की हमने यहाँ पर शील्ड रखी हुई है, पर ये नहीं कि हर काम के लिए हम इनको बेनिफिट दे दें 197 में, ठीक है, ताकि एक हरासमेंट से बच सकें, फ्रिवलियस कंप्लेंट्स, वैक्सेशियस क्लेम्स, फॉल्स प्रोसिक्यूशंस, इन सब से बचाने के लिए हमने इनको प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला दी है। पर हर केस में इनको प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला नहीं मिलेगी। जहां पर हमें लगता है कि इनका काम इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज में नहीं है तो हम इनको कर देंगे। एक तो अगर तुमने किसी को भी
ये 197 है तो ये केस याद रखना नंबर 1, बिकॉज प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला वाला है। तुमको अगर कोई भी लगे ना ब्राइबरी का केस दिमाग से, ये केस लिख देना। नेक्स्ट देवेंद्र प्रसाद, ये रीसेंट जजमेंट है, सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2019 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर आपको 197 का बेनिफिट चाहिए तो गवर्नमेंट ऑफिसर का एक नेक्सस होना चाहिए इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। अगर मान लो कि अगर एक मान लो मॉब है तो अगर आप उसको कंट्रोल करने के लिए गोली चला रहे हो तो ठीक है, आपने एक नेक्सस है, आपका मेन काम था कि इस मॉब को रोका जाए ताकि दंगा ना बढ़ जाए ज्यादा, तो आपने गोली चलाई और पर्सन मर गया तो नेक्सस है। पर क्या आप करप्शन, ये कोई नेक्सस है आपका? क्या ये जो एमएलए ने अगर मान लो आपसे 10 लाख रुपए ले लिए ये करप्शन में, ये क्या कोई नेक्सस है इसकी ड्यूटी से? नो सर, कोई नेक्सस नहीं है। तो ये 2019 का केस है। ये नेक्सस याद करना, देवेंद्र प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एक नेक्सस होना चाहिए। कुछ भी अगर कोई जज किसी को गोली मार दे तो वो नेक्सस नहीं है, अगर कोई एसपी अपनी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में गोली मार दे तो वो नेक्सस है। हाँ, अगर मान लो जज है, जज ने अगर मान लो कोई जजमेंट दी है, अब जजमेंट सही नहीं है या नहीं है वो बात की बात है, उसका तो नेक्सस है ना जजमेंट देना। क्या पैसे मांगना उसका नेक्सस है? रिश्वत लेना? नो सर, नहीं, कभी भी नहीं है। तो ये सही है या गलत है ये अपील में पता लगेगा, चैलेंज होएगी, तो वो नेक्सस है फिर भी इसका आंसर ये है। यहां तक किसी को कोई डाउट? मितांश, गौरव, काजल, कनिका, रितु, स्वाति? नो सर, नो सर। काजल समझ आ रहा है? यस सर। स्वाति? यस सर। रितु? यस सर। चलो, अब हमारे पास सेक्शन 198 प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट ये कहता है कि जो चैप्टर 20 है आईपीसी का, उसमें आपको कॉग्निजेंस तभी ले सकती है कोर्ट जब एक रिटन कंप्लेंट होएगी बाय द पर्सन एग्रीव्ड ऑफ द ऑफेंस, बाय सम पर्सन एग्रीव्ड। तो अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन है ना, वो कंप्लेंट करता है, तब जाकर ही आप एक कंप्लेंट को कर सकते हैं। आपकी एग्रीव्ड पर्सन जो है वो कंप्लेंट लिखवाएगा, तभी जाकर कॉग्निजेंस लिया जाएगा, ऐसे कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि मान लो बाइगैमी होगी 494 में, तो तुम खुद ही सोच के बताओ कि इस केस में कौन लेगा? मतलब क्या अगर कोई कंप्लेंट डलेगी तभी तो कोर्ट को पता लगेगा बाइगैमी हुई है, कोई मर्डर तो हुआ नहीं, तो कोर्ट क्या बिना कंप्लेंट के कॉग्निजेंस ले लेगी इस केस में? खुद बताओ, खुद ना, कभी भी नहीं लेगी। वो कहेगी जिसके साथ बाइगैमी हुई है वो तो केस डाले, तभी तो मैं लूंगी। तो इसमें क्या है, अगर मान लो कि जो पर्सन है, पर इसके एक्सेप्शंस हैं। पहला तो यही जनरल रूल क्या है कि जो जिस पर्सन के साथ बाइगैमी हुई या फिर कोई एग्रीव्ड हुआ है चैप्टर 20 में, तो वही केस डालेगा। अब इसकी एक्सेप्शन क्या है कि ये एक्सेप्शंस हैं कि ये पर्सन्स भी डाल सकते हैं। नंबर 1, अगर इसकी एज है 18 ईयर से कम, एग्रीव्ड की, इडियट है एग्रीव्ड, लुनैटिक है एग्रीव्ड,
या फिर कोई ऐसी वुमेन जो कि बाहर नहीं निकल सकती अपने कस्टम्स की वजह से, ऐसी वुमेन को हम क्या कहते हैं? पर्दानशीन। हाँ, पर्दा नशीन वुमेन। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट कह दे आपको कि आप क्या कर लीजिए, आप केस डाल लीजिए उसकी बिहाफ पर, किसी मतलब मान लो ए के साथ गलत हुआ है तो बी को कोर्ट परमिशन दे देता है कि आओ आप डाल दो केस उसके बिहाफ पर, वी ग्रांट यू परमिशन। तो ये एक्सेप्शंस हैं, इनमें एक तो हो सकता है, ये फर्स्ट एक्सेप्शन यहाँ लिख लो। सेकंड है अगर एग्रीव्ड पर्सन हो आर्म्ड फोर्सेस में तो कोई और पर्सन कंप्लेंट डाल सकता है। अब मान लो एडल्ट्री तो खत्म हो चुका है, अब मान लो ही इज इन आर्म्ड फोर्सेस और इसकी वाइफ के साथ एडल्ट्री हो, या फिर ये भी छोड़ो, इसकी वाइफ को कोई एंटाइज कर दे अंडर सेक्शन 498 आईपीसी, तो क्या वो अपना आर्मी का छोड़ के आएगा कंप्लेंट डालने, या कोई और डाल दे उसके आगे बिहाफ में? कोई और डाल दो। कोई और डाल सकते हैं उसके बिहाफ पे। ऑब्वियस ही बात है, कोई और डाल दे। ठीक है। थर्ड, अगर कोई वाइफ है वो एग्रीव्ड है ड्यू टू द ऑफेंस अंडर सेक्शन 494 और 495, तो कंप्लेंट कौन डाल सकता है उसके बिहाफ पर? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, या फिर फादर और मदर्स, ब्रदर और सिस्टर। मतलब कि इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, इसको तुम मामा कह लो, चाचा कह लो, ताऊ कह लो, जैसे कि मामा, चाचा, ताऊ। ठीक है, क्योंकि इनका भाई भी डाल सकते हैं। या फिर विद द लीव ऑफ कोर्ट, अगर वो आपसे रिलेटेड है बाय एडॉप्शन, मैरिज, ब्लड, विद द लीव ऑफ कोर्ट भी डाली जा सकती है। किसी को कोई डाउट 198 में? आर्म्ड फोर्सेस में कोई और डाल सकता है? आर्म्ड फोर्सेस 494 495 में फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, या फिर फादर और मदर्स, ब्रदर और सिस्टर, या तो आपकी मामा, चाचा, ताऊ, बुआ, मासी, ये सारे आपकी कोर्ट में कंप्लेंट डाल सकते हैं 494 और 495 में। या फिर विद द लीव ऑफ कोर्ट, कोई पर्सन अगर आपके रिलेशन में है बाय ब्लड, एडॉप्शन और मैरिज, 18 ईयर्स एज, वुमेन, परमिशन ऑफ कोर्ट। तो अगर कोई 18 साल से कम है, इडियट है या लुनेटिक है तब कोई और डाल दे, वुमेन है तब कोई और डाल दे, जो कि निकल नहीं सकती बाहर, पर्दा नशीन वुमेन, या परमिशन ऑफ द कोर्ट। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। ठीक। सर डाउट तो नहीं है, बट सर जैसे आपने 197 के बाद क्वेश्चंस पूछ लेते ना, इसमें भी पूछ लीजिए, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा और समझ भी अच्छे से हो जाएगी। रुको फिर मैं देखता हूँ क्वेश्चन है, नहीं तो मैं चैप्टर के एंड में पूछता तो हूँ। चलो आ गया तुम्हारे मतलब का क्वेश्चन, एक है मेरे पास डीजेएस का। एक यंग मैरिड वुमेन है, जिसको क्या कर दिया, जिसको हस्बैंड ने डिस्कार्ड कर दिया, तो वो अपने भाई के साथ और फादर के साथ रहने लगी, फादर और ब्रदर के साथ रहने लगी, और उसके जो घर के सामने एक लड़का रहता था उसके साथ उसने क्या कर लिया, इंटीमेशन कर ली। ठीक है, और ये लड़का एंड वाइफ एंड
लड़का रैन अवे, दोनों भाग गए और कहां पर सेटल हो गए? बॉम्बे में। और फिर क्या हुआ कि वुमेन के ब्रदर ने केस फाइल करा फॉर एंटाइसिंग, ठीक है। तो वुमेन के ब्रदर ने केस फाइल कर दिया, वुमेन्स ब्रदर, फॉर अंडर सेक्शन 497 एंड 498। 497 तो रिपील हो गया, मान लो 498 में अगर केस फाइल कर दिया तो क्या होएगा? अब सोच के बताओ, अब कंसेप्ट क्लियर हो तुम्हारे को, मैंने बता तो दिया ही, अब तुम देखो क्या आना चाहिए। सर 498 में सर बाईगैमी होती है ना? 494 में होती है मितांशु, किसी तो सर मैरिड वुमेन को, 498 में किसी की वाइफ को भगा लो। तो सर हस्बैंड ही कर सकता है सर, उसमें तो बस कंप्लेंट एग्रीव्ड। 198 का क्लॉज 2 क्या कहता है? दिमाग से सोच के बता लो सारे सारे कि क्या कहता है 198 का क्लॉज 2। No other person than the husband of the woman shall deem to be aggrieved by an offense punishable under section 197 or 198 of the said code, provided that in the absence of husband, some person who had care of the woman on this behalf at the time when such offense was committed may, with the leave of court, make complaint on this behalf. क्या जो उसका ब्रदर है वो ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन कर सकता है, ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड कर सकता है? कर सर सकता है सर। सर मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। सर कर सकता है बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। काजल क्यों नहीं करना चाहिए? सर क्योंकि इसमें लिखा है ना कि हस्बैंड की जगह है वो उसकी केयर कर रहा हो, तो पर अच्छा इसमें ये नहीं लिखा कि ऑथराइज के, सर फिर तो कर सकता है। देखो इसमें क्या है, ऑन हिज बिहाफ, ऑन हिज बिहाफ अगर कोई भी केयर कर रहा है, हस्बैंड की केयर ऑन हिज बिहाफ जो है फादर और ब्रदर ऑल दो कर रहे हैं, पर ऑन हिज बिहाफ का मतलब खाली ये नहीं होता कि तुम इसकी कोई प्रोटेक्शन ले रहे हो। अगर ये मान लो तुम्हारी प्रोटेक्शन में है, केयर में है, क्या इसको हस्बैंड और ब्रदर को, तो सॉरी ब्रदर और फादर को, क्या हस्बैंड ने बोला था मेरी वाइफ की केयर करो? नो, नहीं बोला। तो क्या वो प्रोटेक्शन ऑन हिज बिहाफ कर रहे हैं? नहीं, तो केस क्या वो फाइल कर सकता है ब्रदर? नहीं कर सकते। वेरी गुड, तो वो नहीं कर सकता ब्रदर केस फाइल, बिकॉज देयर इज नो प्रोटेक्शन ऑन हिज बिहाफ। यहाँ पे हमें देखना है कि प्रोटेक्शन है या नहीं है। क्या उसने बोला है ऑन हिज बिहाफ कि आप इसकी केयर करो? ऑन हिज बिहाफ उसने कभी भी नहीं बोला कि आप केयर करो। वो अपने आप ही भाग के आई, तो वो केस ब्रदर ऐसे नहीं फाइल कर सकता। अगर उसको हस्बैंड ने बोल रखा था कि मेरी वाइफ की केयर करना, जैसे कि मान लो अब हम रामायण देखते हैं तो वहां पर किसने बोला था मेरी मेरी वाइफ का ध्यान रखना? राम ने लक्ष्मण से बोला था। हाँ, तो वहां पर क्या है, ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि वहां पे केयर बोला था, तो यहाँ पर केयर कभी भी नहीं बोला। एग्जाम्पल्स के थ्रू हमेशा याद रहता है। चलो आगे पढ़ना। सर ये प्रोवाइजो पढ़ना है इसका या कुछ और? 198 है। 198A. Prosecution of the offences under 198 of the Penal Code, Indian Penal Code. No court shall take cognizance of an offence punishable under section 198A of the IPC except upon a police report of fact which constitutes such offence or upon a complaint made by the aggrieved by the offence by her father, mother, brother, sir, वो सारे रिश्ते with the leave of court by any other person related to her by blood, marriage or adoption. अब ये कहता है 498 है। 498 है क्या है? क्रुएल्टी, ठीक है। 498 है इज अ क्रुएल्टी। तो इसमें एक आप 1983 अमेंडमेंट मार्क कर लो।
सबसे जो कि आपको मार्क करनी चाहिए। तो ये कहता है कि अगर कोई कंप्लेंट हुई है मेड बाय एग्रीव्ड पर्सन, पहली बात तो पुलिस रिपोर्ट, अगर आप पुलिस पे जाके कंप्लेंट कर रहे हो तब कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, ठीक है। या फिर आप एग्रीव्ड पार्टी हो तब आप जाके कोर्ट में कह दो मेरे को मारा है, या फिर फादर कह दे, मदर कह दे, ब्रदर कह दे या सिस्टर कह दे आपकी। वही फादर ब्रदर और मदर ब्रदर और सिस्टर, वही मतलब चाचा ताऊ मामा, चाचा ताऊ आपका मामा मासी बुआ, ये सारे कह दें। या एनी अदर पर्सन जो कि उससे कैसे रिलेटेड है, रिलेटेड बाय ब्लड एडॉप्शन मैरिज। तो ये सारे पर्सन जो हैं आपके लिए कंप्लेंट इसमें मतलब कि अगर आपका 498A है का केस है तो 198A से जाएगा, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। आप एक सेकंड इसको देखो, मैं एक सेकंड में आया, अभी तक देख बचोगे। सर ने मार्क करने को क्या कहा था? 1983 अमेंडमेंट। वन 198B पढ़ना। मितांश 198B पढ़ो। Yes, sir. Section 198B. Cognizance of offence. No court shall take cognizance of an offence punishable under section 376B of the IPC where the person are in material relationship, except upon prima facie satisfaction of the facts which constitute the offence upon the complaint given have been filed or made by the wife against the husband. ये किससे डील करता है सेक्शन 376B? है जब आपका जुडिशियल सेपरेशन हो रखा है और तब आप अपनी वाइफ के साथ क्या कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उससे डील करता है। तो इसमें है कि अगर वाइफ ने कंप्लेंट करी है, सिंपल सी बात है, तब जाके ही कॉग्निजेंस लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। तो अगर वाइफ ने ऐसी कंप्लेंट करी है तब आपके लिए करा जाएगा जुडिशियल सेपरेशन, जब दो हस्बैंड और वाइफ को कह दिया जाता है कि आप अलग रह सकते हो, डाइवोर्स नहीं होता, पर ये एक जुडिशियल सेपरेशन होता है। 199 प्रोसिक्यूशन फॉर डेफेमेशन। Prosecution for defamation. 1. No court shall take cognizance of an offence punishable under Chapter 21 of the IPC except upon a complaint made by some person aggrieved by the offence, provided that where such person is under the age of 18, is an idiot or lunatic, is from a sickness of infirmity unable to make complaint, or is a woman who is according to the local custom and manners ought not to be compelled to appear in public, or some other person may with the leave of the court make an complaint on his behalf or her behalf. बस ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन फॉर डेफेमेशन। डेफेमेशन मतलब कि अगर आप किसी को बदनाम कर रहे हो,
किसी के कोई फॉल्स कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कर रहे हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन, जिससे कि उसकी बेइज्जती हो। जैसे आपका कोई फ्रेंड पीछे से बोल दे कि इसने तो 1 करोड़ रुपए देना है मार्केट का, इसके पास पैसे नहीं है, ये कर्जा हुआ, या फिर इसने मेरी घड़ी चोरी करी थी, मैंने इसको कुछ नहीं कहा, तो ये क्या है? डेफामेशन है सब की सब। तो अगर जैसे कि केजरीवाल ने बोल दिया था, मानहानि का केस हाँ अरुण जेटली के लिए हाँ, तो वो क्या है, 2 वो करोड़ का। तो वो एक डेफामेशन था। तो ये कहता है कि अगर आपने कोई भी किसी के अगेंस्ट कुछ बोला है तो कंप्लेंट कौन डालेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसके खिलाफ कुछ गलत बोला है वही डालेगा, कोर्ट ऐसे नहीं देखेगी। पर अगर एग्रीव्ड पर्सन है, वो 18 ईयर से कम है, इडियट है, लुनेटिक है, वही सेम बात, वुमेन है, पर्दानशीन, जो कि वह नहीं निकल सकती बाहर, तो कौन डालेगा? कोई एनी अदर पर्सन विद परमिशन ऑफ कोर्ट। विद लीव ऑफ कोर्ट। तो इसमें ये पर्सन है जो कि डालेंगे। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था समझने के लिए। इसका जो नेक्स्ट है ना, कॉग्निजेंस ऑफ डेफामेशन बाय कोर्ट ऑफ सेशन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Not standing with anything contained in this code when an offense falling under the chapter 21 of IPC is alleged to have been committed against a person who at a time of such commission is President of India, Vice President, Governor, Administrator of Union Territory, Minister of Union of State, or any other public servant employed in the connection with the affairs of Union or of state in respect of his conduct of discharge of his public functions. A court of session may take cognizance of such offence without being case committed to it upon a complaint in writing made by the public prosecutor. ये कहता है कि अगर कोई मिनिस्टर है यूनियन का या स्टेट का, या कोई प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, या कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरी का, या पब्लिक सर्वेंट है किसका? पब्लिक सर्वेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन, ठीक है। तो अगर कोई इनका है तो हमारी जो, अगर इनके खिलाफ आप कुछ भी बोलते हो, डेफामेशन करते हो इनकी, किसी की भी मिनिस्टर की, पब्लिक सर्वेंट की, तो वो कौन देखेगा? वो आपको रिटर्न कंप्लेंट डलेगी कोर्ट ऑफ सेशन में। क्या कोर्ट ऑफ सेशन में कभी भी कॉग्निजेंस लेती है? नो सर। सेक्शन 193 सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेता है वेरी बस। गुड, वेरी गुड काजल। 193 कोर्ट ऑफ सेशन के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कभी भी नहीं है लेने की कॉग्निजेंस। बट अगर पब्लिक सर्वेंट है या फिर कोई भी ऐसा है, तो इनके अगर कोई भी डेफामेशन करता है तो रिटर्न कंप्लेंट डलेगी बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बाय पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और ये रिटर्न कंप्लेंट कैसे देगा? विद कंसेंट ऑफ कीवर्ड्स, ये देख लो किसकी कंसेंट लेगा? ये भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और कोर्ट ऑफ सेशन जो है तभी इस कंप्लेंट को लेगा अगर ये कितने मंथ्स के अंदर आई है, जब से डेफामेशन हुआ है, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के अंदर डेफामेशन होना चाहिए। कोर्ट ऑफ सेशन लेगा, किसकी कंसेंट से लेगा? स्टेट गवर्नमेंट और मतलब कि पीपी डालेगा अगर कंप्लेंट रिटर्न, और वो डालेगा रिटर्न कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तब जाकर ही लिया जाएगा। अगर आप प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कुछ भी फालतू बोलते हैं तब, और गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी के अगेंस्ट कुछ फालतू बोलते हैं, या मिनिस्टर ऑफ यूनियन और
स्टेट के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं या पब्लिक सर्वेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, जो कि पब्लिक सर्वेंट हो स्टेट का या फिर यूनियन का, आप उसके अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, तब आपको रिटर्न कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। कोई ऐसा इसको समझ ना आया प्रोसीजर है सारा? चलो नेक्स्ट है हमारे पास, ये केस लिख लो, पीसी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961। इस केस में हेल्ड हुआ था कि दैट रैशनल बिहाइंड प्रोसीजर अंडर सेक्शन 199 क्लॉज 2 इसके पीछे रैशनल ये है कि अगर कोई भी हमारी फंक्शनरीज के अगेंस्ट डेफामेशन करता है और अगर कोई सचमुच कोई ऐसा ऑफेंस होता है तो हमारा जो स्टेट है वो उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कर रहा है, हम ये मानेंगे, और उसको हम ये मानेंगे कि दैट अगर एंड दैट रिलेट्स टू द डिस्चार्ज ऑफ द पब्लिक फंक्शंस बाय स्टेट फंक्शनरीज। सर ये वाला केस दोबारा रिपीट कर दो। रेशनल बिहाइंड प्रोसीजर, रैशनल बिहाइंड प्रोसीजर अंडर सेक्शन 199 क्लॉज 2। यस सर। ये कहता है कि अगर कोई स्टेट के क्या कहते हैं पब्लिक जो कि पब्लिक ऑफिसर्स हैं हमारे, उनके अगेंस्ट अगर कोई भी ऑफेंस करता है डेफामेशन का, तो हम मानेंगे कि वो किसके अगेंस्ट कर रहा है, स्टेट के अगेंस्ट। ठीक है, ओके सर। और स्टेट के अगेंस्ट क्यों है? बिकॉज दे आर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट, बिकॉज इट इज इन डिस्चार्ज ऑफ द पब्लिक फंक्शंस बाय स्टेट फंक्शनरीज। ठीक है, मैं ये लिख लो अगर तुम्हें पूरी लिखना हो कि रैशनल बिहाइंड स्पेशल प्रोसीजर अंडर सेक्शन 199 क्लॉज 2 इज दैट, ये तुम्हारे नोट्स में वैसे है भी, द ऑफेंस ऑफ डेफामेशन committed against the functionaries mentioned therein is really an offense against state, as the same relates to discharge of public functions by state functionaries। ठीक है, एक रीसेंट जजमेंट लिख लो इसके ऊपर, के मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2018। अब इस जजमेंट में कहा था कि अगर आपको इस सेक्शन का बेनिफिट लेना है सेक्शन 199 का, तो एक नेक्सस होना चाहिए बिटवीन द स्टेटमेंट एंड डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटीज इन दैट ऑफिस। अब इसका एग्जांपल ये है कि मान लो अगर मैं कुछ भी उल्टा बोल रहा हूं, अगर मान लो मोदी के अगेंस्ट, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मोदी ने ऐसे काम करा है, वैसे काम करा है, उसने करप्शन करी है फॉर एग्जांपल, तो मैं ये बोल रहा हूं कि उसने करप्शन करी है। तो इस ये ऐसे ऐसे एक टोल बन रहा था, ब्रिज बन रहा था, एंड ही हैज डन करप्शन, तो ये नेक्सस है या नहीं है काम का कि मोदी ने ऐसे अपने करप्शन करा है? बताओ। जैसे सर केजरीवाल ने अरुण जेटली के लिए बोल दिया था,
या मैं बोलूं कि पीएम मोदी केयर फंड में घोटाला हुआ है, हाँ सही बोल रहा हूं मिताज, पीएम मोदी केयर फंड में घोटाला हुआ है, तो मैं मोदी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा, इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, तो ये नेक्सस है या नहीं है। पर अगर मैं बोलूं कि पीएम मोदी हैज 4 वाइफ, तो वो क्या होएगा, नो डिक्लेमेशन सर, क्योंकि उसका और उनकी ऑफिशियल ड्यूटी का कोई नेक्सस नहीं है, कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो 199 का इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट कॉग्निजेंस होएगा। तो तुम ये लिख लो, इन ऑर्डर टू अवेल द रेमेडी अंडर सेक्शन 199 क्लॉज 2, there has to be nexus थैली रखी थी चुप हो कहाँ जाओ। पे, इसमें टी बैग और वो थे स्वाली ऊपर है। ऊपर ऊपर छोड़ा है। there has to be some nexus between the statement and discharge of public duties in that office, in the office. सर एक बार लास्ट लाइन रिपीट करना, स्टेटमेंट And discharge of public duties in the office. कोई डाउट आज के लेक्चर में इसी हो? नो सर। ठीक है, नो सर। चलो नो सर। ठीक है फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। कॉन्स्टी क्लास 4:30 बजे लगेगी, ठीक है, तब आ जाना सब।